सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर जा रहे हैं और सीएम योगी पहले ग्रेटर नोएडा के जेम्स अस्पताल का जायजा करेंगे और उसके बाद क्यामपुर गांव का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी इंतखाब के साथ साथ कोरोना वबा को लेकर भी एक्शन मोड में है, इसलिए खुद कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों का खुद ही मुआयना कर रहे हैं। पीर को भी सीएम योगी ने गाजियाबाद के संतोष अस्पताल का मुआयना किया था। वहां पर उन्होंने अफसरान को कोविड मरीजों का बेहतर इलाज करने के ऑर्डर दिए थे और आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे। किम्स अस्पताल के बाद कई गांव का भी दौरा करेंगे और तमाम इंतजामिया की जानिब से जो तैयारियां की जा रही हैं उनको वो दुरुस्त हुई है या नहीं, लोगों को बेहतर सहूलियत मिल रही है या नहीं, इस पर भी ध्यान देंगे, इसका मुआयना करेंगे, बारीकी से सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि वो कल रात को ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। हालांकि अभी अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में ना तो उन्होंने खुद कोई बात कही है और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई सरकारी तस्दीक हुई है। खबर है कि अपर्णा लखनऊ की कैंट सीट से टिकट मांग रही हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अपर्णा बीजेपी में शामिल होती हैं तो उन्हें बीजेपी लखनऊ कैंट से टिकट देगी या फिर नहीं। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। मुसलसल इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी और अभी भी ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, लखनऊ कैंट सीट से टिकट चाहती हैं, क्योंकि सपा में उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था इस सीट से इंतखाब लड़ने के लिए, तो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। और इसी के साथ सियासी सरगर्मियां तेज हैं मुसलसल उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की यहां मीटिंग आज होने वाली है। तीसरे, चौथे, पांचवें मरहले के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। तीनों मरहलों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। बता दें कि मंगल को कोर ग्रुप की मीटिंग में तय कर लिए गए हैं नाम और जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी मीटिंग में मौजूद रहे। हम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की यहाँ मीटिंग, तीसरे, चौथे और पांचवें मरहले के उम्मीदवारों पर चर्चा। तीनों मरहलों के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं फाइनल। मंगल को कोर ग्रुप की मीटिंग में तय कर लिए गए थे नाम। इस मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। बेहद अहम इस मीटिंग को भी माना जा रहा है और आपको बता दें कि आगे किस तरह की हिकमत अमली पर काम किया जाएगा उस पर भी गौर ख्वास किया जा रहा है। तो बीजेपी की कल रात ग्रुप मीटिंग हुई और करीब 5 घंटे तक ये मीटिंग चली। मुसलसल बीजेपी के अंदर जो तैयारियां हैं इंतखाब को लेकर वो तेज कर ली गई हैं। हमने देखा कि पहले, दूसरे मरहले की फहरिस्त जारी कर दी गई और अब तीसरे, चौथे और पांचवें मरहले के लिए गौर खौस किया जा रहा है। चर्चा मुसलसल जारी है दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की यहाँ मीटिंग होनी है। तीनों मरहलों के उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल हो सकते हैं इस मीटिंग में। आपको बता दें बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। इस मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और मंगल को कोर ग्रुप की मीटिंग में तय कर लिए गए थे सभी नाम। और तफसीली बातचीत करने के लिए इस बारे में हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शिवम प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। दिल्ली में मुसलसल गौर खौस किया जा रहा है नामों पर और अब तीसरे, चौथे और पांचवें मरहले के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो गई है और बहुत जल्द ये लिस्ट भी सामने आ सकती है। शिवम, आपको आवाज मिल पा रही है? राब्ता नहीं हो पा रहा है इस वक्त। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की यहाँ मीटिंग आज है। तीसरे, चौथे और पांचवें मरहले के उम्मीदवारों पर
चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। तीनों मरहलों के उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल हो सकते हैं। बेहदाम इस मीटिंग को बताया जा रहा है मंगल को कोर ग्रुप की मीटिंग में नाम तय कर लिए गए हैं। जिन पर आखिरी मुहर लगानी बाकी है वो आखिरी मुहर लग सकती है। और इसके अलावा आपको एक और अहम खबर बता दें कि बीजेपी की कल हुई कोर ग्रुप की मीटिंग में करीब 5 घंटे तक ये मीटिंग चली थी और कोर ग्रुप की मीटिंग में यूपी इंतखाब में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। काशी और गोरखपुर इलाके की सीटों पर गौर खौफ किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग में मौजूद रहे। तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली में ही पूरा मंथन बीजेपी की जानिब से किया जा रहा है। मुसलसल सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और कई आला लीडरान भी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और कोर ग्रुप की मीटिंग भी चल रही है। इसी के साथ जो उम्मीदवारों के नाम हैं उन पर भी चर्चा की जा रही थी और बीजेपी की कल हुई कोर ग्रुप की मीटिंग करीब 5 घंटे तक चली। यूपी इंतखाब में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें निषाद पार्टी और अपना दल बीजेपी के साथ आए और इसके बाद से ही सीटों की तकसीम किस तरह से होगी, सीट बंटवारा किस तरह से होगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है मुसलसल। काशी और गोरखपुर इलाके की सीटों पर गौर खौफ किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो बेहद अहम इस मीटिंग को बताया जा रहा है। 5 घंटे तक ये मीटिंग चली और यूपी इंतखाब में सीट बंटवारे को लेकर इस मीटिंग में गौर खौफ किया गया। और अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के चीफ तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुनासिब इंतखाब कराने का मुतालबा किया। राजेंद्र चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि यूपी में गुजरात समेत दीगर रियासतों के बाहरी लोग बड़ी तादाद में इंतखाब को मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर फौरन कार्रवाई कर उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए। इसके साथ ही राजेंद्र चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि साबिक आईपीएस असीम अरुण और उनके साथ गुज़िश्ता 5 साल से तैनात रहे अफसरान की जांच की जाए। राजेंद्र चौधरी का इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि बीजेपी के लीडरान और कारकुना खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करते हुए अवामी जलसे कर रहे। तो सियासत बहुत तेज है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। जो इल्जाम तराशी का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। इस बीच ये बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि बीजेपी की जानिब से तो सभी अवामी जलसों को, सभी तकरीबात को होने का वो दिया जा रही है, इजाजत दी जा रही है, करने की इजाजत दी जा रही है, कारकुनान शरीक हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कुछ करती है तो उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। और समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको दे दे। समाजवादी पार्टी रामपुर जिले की 5 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। आजम खान रामपुर शहर से इंतखाब लड़ सकते हैं। जराये के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम स्वात टांडा असेंबली सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। चमरा असेंबली सीट से एमएलए नसीर अहमद हो सकते हैं उम्मीदवार। मिलक महफूज सीट से साबिक एमएलए विजय सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आजम खान अब्दुल्ला आजम अभी रिहा हुए हैं जेल से और उसके बाद से ही इस तरह के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि वो बहुत जल्द उन्हें टिकट दिया जा सकता है पार्टी की जानिब से। और अब जरा के हवाले से बड़ी खबर है कि आजम खान समेत अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। समाजवादी पार्टी रामपुर जिले की 5 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें आजम खान रामपुर शहर से इंतखाब लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अब्दुल्ला आजम की बात करें तो स्वात टांडा से असेंबली सीट में पर वो इंतखाब लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी उन पर दाव लगा सकती है और वो ये कहते भी सुनाई पड़ रहे थे कि अगर पार्टी चाहेगी तो इंतखाब लड़ेंगे, जहां से चाहेगी वहां से लड़ेंगे, और अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो फिर वो तशहीर करेंगे, लेकिन अपना पूरा ताउन समाजवादी पार्टी को वो इस इंतखाब में देंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज जारी हो सकती है उत्तराखंड बीजेपी की पहली लिस्ट। टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में सीईसी की अहम मीटिंग आज है। सीएम धामी, रियासती सदर मदन कौशिक मीटिंग में होंगे शामिल। हुकूमत के सभी वजीर लड़ेंगे इंतखाब, सभी को टिकट मिलेगा। कुछ मौजूदा एमएलए के टिकट कटने के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी एक्टिव है और आज जारी हो सकती है उत्तराखंड बीजेपी की पहली लिस्ट। आपको बता दें कि टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में सीईसी की अहम मीटिंग हुई। सीएम धामी, रियासती सदर मदन कौशिक मीटिंग में शामिल। हुकूमत के सभी वजीर इंतखाब लड़ेंगे, सभी को टिकट मिलेगा। जरा के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कुछ मौजूदा एमएलए के टिकट कटने के भी इम्कान है, लेकिन जितने भी हुकूमत के वजीर हैं वो सभी इंतखाब लड़ेंगे। और जरा के हवाले से यह हम खबर आप तक पहुंचाई उत्तराखंड में किस तरह बीजेपी तैयारी कर रही है और किस तरह से उम्मीदवारों का चयन यहां पर किया जाएगा।
और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज जारी हो सकती है उत्तराखंड कांग्रेस की भी पहले लिस्ट। सीईसी की मीटिंग में सभी नामों पर लग चुकी है फाइनल मुहर। कल सोनिया गांधी की क़यादत में सीईसी की मीटिंग हुई थी और सीईसी की मीटिंग में शामिल हुए थे उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े लीडर। उत्तराखंड कांग्रेस में कई दिनों से टिकटों पर चल रहा था मंथन और अब बताया जा रहा है कि गौरव खोज कर लिया गया है, नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। तो बीजेपी के साथ साथ आज उत्तराखंड में कांग्रेस की भी लिस्ट जारी हो सकती है। सीईसी की मीटिंग में सभी नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। कल सोनिया गांधी की क़यादत में सीईसी की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में शामिल हुए थे कांग्रेस के बड़े लीडरान। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कई दिनों से टिकटों पर मंथन चल रहा था और अब फाइनल मुहर लग चुकी है उम्मीदवारों पर, उम्मीदवारों के नामों पर कि पार्टी किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और सियासी मैदान में उतरकर कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट करेंगे आवाम के सामने, उन उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। सोनिया गांधी की क़यादत में ये मीटिंग हुई थी। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में एक गैराज में आग लग गई और शदीद आग से कई दुकानें जलकर राख हो गई। आग बुझाने के लिए 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। सख्त मशक्कत के बाद यहां आग पर काबू पाया गया। तो असम के गुवाहाटी से ये खौफजदा कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर एक गैरेज में आग लग गई और शदीद आग की वजह से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। यहां पर आग बुझाने के लिए 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपका तो पता नहीं है मुझे, मतलब क्या गैरेज में लगा हुआ था। पहले तो छोटा सा है, पहले वो भर गया। घर तो मेरे घर जला और गैरेज का पार्सल पूरा जल गया। गैरेज से मतलब नहीं, गैरेज हमारा नहीं है। फिलहाल मेरा घर का कोई चीज बचा नहीं है। हाँ, मोबाइल का पार्ट्स, मोबाइल का, गैरेज का दुकान, पार्ट्स का दुकान। और रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। आपको बता दें कि ख्वाजा के दरबार मुल्क गैर ममालिक से आने वाले अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है, लेकिन अजमेर दरगाह के 3 खास रास्तों पर गैर कानूनी कब्जा अजमेर इंतजामिया की मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अलग छवि बनाता है। दरअसल तीनों खास रास्ते त्रिपोलिया, दरगाह बाजार और नाला बाजार पर जाम लगने का मामला नया नहीं है। तीनों रास्तों पर ताजिरीन अपने अपने ठिकानों के आगे 3 से 4 फुट सड़क पर गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं, साथ ही अपनी गाड़ियों से भी सड़क को जाम कर देते हैं। ऐसी हालत में दरगाह आने वाले अकीदतमंदों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरगाह थाना अफसर दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को पहले से ही दरगाह के इलाके में कार्रवाई के लिए हिदायत दी हुई है। तो बड़ी परेशानी यहाँ अकीदतमंदों को पहुंचने में होती है। और आइए अब आपको एक ऐसी मां की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने घर पर ही थेरेपी से ऑटिज्म मुतासिर बच्चे का इलाज करके सब्र और तहम्मुल की मिसाल कायम कर दी है। ये रिपोर्ट तफसील से देखिए। कहते हैं वालिदा बच्चे की पहली उस्ताद होती है। और माँ की ममता को अल्फाज में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। औलाद के माथे पर शिकन से ही माँ को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसका बच्चा किसी परेशानी में मुब्तला है। किसी भी मुश्किल वक्त में माँ चट्टान भी बन सकती है, तो हर मुश्किल के सामने हौसले से लड़ भी सकती है। आज कहानी एक ऐसी ही माँ की जिसने हौसले के साथ अपनी लड़ाई तो लड़ी ही, साथ ही दुनिया भर के लिए एक मिसाल भी पेश कर दी। दरअसल हम बात कर रहे हैं जोधपुर की श्वेता देवड़ा की। जब श्वेता देवड़ा को पता चला कि उनका 4 साल का बेटा ऑटिज्म बीमारी का शिकार है, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक डॉक्टर की तरह थेरेपी से उसका इलाज किया। वाज़ेह है कि ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है। इसमें मरीज ना तो अपनी बात ठीक से कह पाता है, ना ही दूसरे की बात समझ पाता है और ना ही उनसे बातचीत कर सकता है। दरअसल ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है।
लेकिन एक माँ होती है जो अपने बच्चे को पूरी तरह से समझती है और बच्चा भी माँ को समझता है। मेरा बेटा 4 साल का था, तब उसको अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में हम लेके गए थे क्योंकि इसकी स्पीच नहीं थी। तो वहाँ पे हमें पता चला कि इसको ऑटिज़म है। वहाँ पे काउंसलिंग में हमें बताया गया कि इसको माइल्ड ऑटिज़म है, आप थेरेपीज कराओ और उस थेरेपीज से ये ठीक हो जाएगा। सर मैंने जैसे ऑटिज़म मेरे लिए एक नया वर्ड था, तो उस टाइम में इतना समझ में आया नहीं। जितने भी थेरेपी सेंटर्स थे या हॉस्पिटल्स थे या जो भी डॉक्टर्स हैं इस बीमारी को समझने में या क्या है मेरे बेटे में प्रॉब्लम, तो मैं सब जगह लेके घूमी। कभी कुछ पहले हमारी ट्रांसफ़र बाहर थी, तो जितनी बार जोधपुर या बाहर के वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उन सब के पास में लेके गई, तो सबका एक ही कंक्लूजन था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। श्वेता ने अपने तजुर्बे से बताया कि ऑटिज्म के दौरान घर वालों को थोड़ा सब्र और तहम्मुल रखना पड़ता है और मुतासिर बच्चे की मुसलसल देखभाल के साथ साथ बच्चे को पूरा वक्त भी देना पड़ता है क्योंकि इसका इलाज सिर्फ थेरेपी है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें पेशेंट रखना पड़ता है। अगर पेशेंट नहीं है, टॉयलेट ट्रेन करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब हर कोई गिव अप कर देता है। डाइपर्स रोज बच्चे को डाइपर, एक 9 ईयर्स 8 ईयर्स के बच्चे को डाइपर पहनाना, ये एक बहुत एक जो मदर फेस करती है वो ही समझ सकती है। तो सबसे पहला मेरा ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है। आप डायरेक्ट लिफ्ट से आगे नहीं बढ़ सकते हो। यही सब इसको पुकारते थे, ये नहीं देखता था उनके सामने। तो सबसे पहले उसका टेंशन लाना, टेंशन पे काम करा। उसके बाद में इसका बिहेवियर हाइपर था ये, तो उसकी सिटिंग स्पैन पे काम करना कि एक जगह थोड़ी देर बैठे, उसकी सिटिंग इंक्रीज हो। उसके बाद में टॉयलेट ट्रेनिंग, एडीएच स्किल्स जिसको बोलते हैं कि डेली एक्टिविटीज़, खुद का खाना, खुद का पीना, खुद हर चीज़ कर सके जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। टी शर्ट ये नहीं पहन पाता लेकिन लोवर ये पहन लेता है। तो धीरे धीरे अगर सडनली एक्सपेक्ट करो कि लोवर टी शर्ट सारा ड्रेसअप खुद एक साथ कर ले, वो पॉसिबल नहीं होता है ऑटिज्म में। ऑटिज्म की जर्नी हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने कहा। तो पहले इसने लोवर पहनना स्टार्ट किया, अब टी शर्ट ये पहनेगा लेकिन इसको 1 साइज बड़ा मुझे लेके आना पड़ता ताकि वो लूज रहे और वो इजीली पहन सके। तो ये सारे उस प्रोसेस, उस प्रोटोकॉल के पार्ट्स हैं। बता दें कि श्वेता ने सब्र और तहम्मुल के साथ थेरेपी की मदद से अपने बच्चे की बीमारी को रिकवर किया और अब उनको उम्मीद है कि जल्द ही उनका बच्चा बोलने भी लगेगा। मैंने खुद स्टडी करना स्टार्ट करा और यहाँ पे जो टैप्स एंड ऐप्स जो कॉलेज है, तो वहाँ के जो एक्स डायरेक्टर हैं श्री रवि गुंटे जी सर, तो उनके पास में गई। तो उन्होंने मुझे एक कंसेप्ट समझाया कि हम आपको गाइड करेंगे, आप खुद ही काम करिए इसके ऊपर। तो वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ कि अगर आप करोगे, आप इसको यहाँ इस लाइन तक लेके आ गए हो, बस इसको पुश करने की देर है, इस बीमारी से बाहर आ जाएगा। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वापस डेवलप हुआ, ये जर्नी स्टार्ट हुई अपने बच्चे पे काम करने की। और उन्होंने ये भी बताया कि आप दूसरी मदर्स को भी ट्रेन करो, जो अब तक आपने काम किया है वो एक दूसरे से डिस्कस करो, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हो सकता है दूसरे का एक्सपीरियंस आपके लिए एक सॉल्यूशन हो। अब एक माँ की अपने बच्चे को सेहतमंद करने की लगन देखिए। कोरोना बहरान के दौरान श्वेता देवड़ा ने अमेरिका से ऑनलाइन थेरेपी कोर्स भी किया, जिससे अब वो सोशल मीडिया के जरिए बेदारी मुहिम चला रही हैं। श्वेता देवड़ा ने कई डॉक्टर से थेरेपी सेंटर जाकर मेडिकल और स्पिरिचुअल साइंस दोनों को खूब पढ़ा और थेरेपी सेंटर में ट्रेनी बनकर सीखना भी शुरू किया। ऑनलाइन पहले एक सेंटर, मदर ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया था अपने प्राइवेट लेवल पे, यहीं पे जिसमें आगे। उसके बाद में कोविड आ गया तो हमें वो बंद करना पड़ा और कोविड के साथ साथ में मेरी प्रेगनेंसी भी थी, तो हमने फिर ऑनलाइन स्टार्ट करा। कुछ ग्रुप्स हैं जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो उसमें सारी मदर्स अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं कि भाई आज मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम हुई, आज मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर करती हूँ। तो काफ़ी, जैसे जो बच्चा स्पून होल्ड नहीं कर सकता था, वो स्पून से खुद आइसक्रीम खा रहा है, ये एक बड़ी बात है। मेरा बेटा आफ्टर 9 ईयर्स टॉयलेट ट्रेन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सिर्फ वो एक्सपीरियंस मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी शेयर करा। अपना एक प्रोटोकॉल है।
श्वेता देवड़ा ने पूरी दुनिया में सब्र तहम्मुल की एक मिसाल कायम कर दी है। जहां एक जानिब ऑटिज्म के शिकार बच्चे के लिए एक उम्मीद है, तो वहीं उनके वालिदैन के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।